चलो बच्चों, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा आशीष। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, शायद हो गया बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों, आपका भी हरे कृष्णा बेटा अंशु। यस, ठीक है। चलो, वो तो रिपीटेशन था उस क्वेश्चन का, तो अगर आप लोगों ने प्रॉपरली लिख कर किया होगा तो प्रैक्टिस हो गई होगी। चलो, आज अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 9.15। बताओ, कल के क्वेश्चन में हमने क्या डील कर लिया? बोनस डील कर लिया। मैंने कितने एस्पेक्ट बताए थे आपको? तीन। एक बोनस, राइट और तो पेज नंबर 9.15, पेज नंबर 9.15, एग्जाम्पल नंबर 5। पेज नंबर 9.15, एग्जाम्पल नंबर 5। सारे बच्चे देखो क्या है। On 1st April 2011, Rajat has 50,000 equity shares of P Limited at a book value rupees 15 per share, nominal value 10. He provide you the following further information. Number 1, on 20th June 2011, he purchased another 10,000 of P Limited shares at the rate of 16. On 1st of August 2011, P issued one equity bonus share for every 6 shares held by the shareholders. Third point, on 31st October 11, the director of the P Limited announced a right issue which entitled the holders to subscribe 3 shares for every 7 shares at the rate of rupees 15 per share. Shareholder can transfer their rights in full or in part. Rajat sold one third of his entitlement to Umang for a consideration of rupees 2 per share and subscribed the rest on 5th November 2011. You are required to prepare investment account in the books of Rajat for the year ended 31st March 2012. आपको रजत की बुक्स में अकाउंट बनाना है। तो बताओ, रजत की बुक्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए नया पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 3 नया पॉइंट है। बाकी तो मुझे लगता है आप लोग डील कर ही सकते हो। तो जल्दी से आप पॉइंट नंबर 2 तक अपने आप काम करो। पॉइंट नंबर 3 मुझे समझाना है, तो बेटा पॉइंट नंबर 2 तक आप लोग खुद वर्किंग करो प्रॉपर। हाँ, यानी केवल और केवल क्या छोड़ना है आपको? राइट इशू। पॉइंट नंबर 3 ड्रॉप कर दो, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करो आप। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। पॉइंट नंबर 2 तक आप लोग काम करो। हरे कृष्णा बेटा मुकेश। कल बेटा काम करके आए होंगे तो मुझे नहीं लगता कोई किसी को भी कोई इशू आएगा।
हो गया। चलो एक बार इन्वेस्टमेंट अकाउंट किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ रजत, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड। ये आपका डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर्स, कॉस्ट और डिविडेंड। बेटा सबने कर लिया? चलो मैं आगे। कॉपी दिखाना बेटा आपकी, जल्दी जल्दी। आपकी, तेरा वर्किंग नोट कहाँ है आप लोगों का? वर्किंग नोट किसने नहीं बनाया? वर्किंग नोट भाई, बोनस का वर्किंग नोट नहीं बनेगा क्या? कमाल की बात करते हो यार। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं जब सामने दिखा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। कल क्या कहा था बोनस का? पहले वर्किंग नोट, बाद में एंट्री। बोनस पर ही 1 घंटा लगा दिया था, छोटी सी बात थी 5 मिनट की। मैं एक क्लास में इन तीनों बातों को निपटा सकता हूं मैं। लेकिन मैंने क्या कहा बेटा, कोर्स नहीं करना, आपको लिखना आना चाहिए। मार्क्स लिखने पर मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग के नहीं मिलेंगे। हाँ चीजें समझ में आ रही है, बट मैं बार बार कहता हूं मैं दोनों इशू पर काम कर रहा हूं। काफी बच्चों को क्या लगता है समझ में तो आ रहा है, लिखना नहीं आ रहा। अरे फील किया है या नहीं किया किसी पे कभी? तो बेटा दोनों एस्पेक्ट पर काम चल रहा है यार। आपको वर्किंग नोट बना के दिखा रहा हूं, आप स्किप करके बैठे हो। जबकि कल क्या कहा था, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ काम करके आना। आप पता नहीं कौन सी वर्किंग करते हो। प्रैक्टिकली ये मानकर चलो कि कॉपी देखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लिख लिख के दिखाया जा रहा है यहां पर आपको। नेक्स्ट। डन सर, ओके बेटा। अब देखो यहां पर सबसे पहले 1 अप्रैल 11, रजत हैज, बोलो 50,000 इक्विटी शेयर, यानी ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा है ये, खरीदे नहीं है उसके पास पहले से थे। तो टू बैलेंस बीडी, तो ये हो गए आपके 50,000 नंबर्स में। और किसी ने अगर फेस वैल्यू लिखा है तो 5 लाख लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड कोई डिस्कशन होगा ही नहीं जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना करें। दूसरा बोलो फटाफट। यार 20 जून को उसने इसी कंपनी के और शेयर खरीद लिए, तो यहां पर 20 जून को क्या वर्किंग नोट लगाऊं? कोई ज़रूरत है नहीं है, कोई ब्रोकरेज फी कमीशन नहीं है, एक सिंपल सा तो फिगर है, मल्टीप्लाई तो करना है। तो टू बैंक कितने? 10,000 शेयर्स, 1,60,000 डैश। क्लियर है? नेक्स्ट, सेकेंड, ऑन 1 अगस्त पी लिमिटेड इशूड 1 इक्विटी शेयर बोनस, ठीक है ना, फॉर 6 शेयर। तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना, कितने नंबर दे रही कंपनी। तो यहां पर वर्किंग नोट नंबर 1, बोनस शेयर्स टू बी इशूड, जो कंपनी ने इशू किए हैं। तो बताओ बोनस शेयर्स इक्वल्स टू किसको मिलता है बेटा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। अपने आप से डिस्कशन कर लिया करो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। क्या ये मेरा क्लाइंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है? हाँ। कितने शेयर का? 60,000 शेयर का। कंपनी क्या दे रही है? 1:6, तो 1/6, तो यहाँ पर 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स। नेक्स्ट, इसके बाद 1 अगस्त 11 टू बोनस, बोनस बताओ कितना? 10,000 शेयर्स, डैश और डैश। क्या ये दोनों कॉस्ट इनकी शेयर की है क्या? बेटा ध्यान रखना, इन दोनों कॉस्ट में
ये शेयर तो मिले ही मिले साथ में, अरे ये भी तो मिल गया। तो इसका मतलब ये दोनों कॉस्ट किसकी है? इन तीनों शेयर की। ये जो बोनस है ये एग्जिस्टिंग होल्डिंग के पीछे पीछे चलकर आया है, तो ये इस कॉस्ट की वजह से चलकर आया है। तो बताओ ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी? डाउन चली जाएगी। बोलो आ रही है बात समझ में? अब यार अगर वर्किंग नोट नहीं बनाया तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर आपका बिलीव में कुछ नहीं हो सकता। मैं एक एक चीज लिख लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब ये बताओ, आप लोग जो चीज आ रही है उसमें अगर आप आधा नंबर कटवाने का या एक नंबर वर्किंग नोट का रख दिया, कटवाने का स्कोप छोड़ रहे हो 8 नंबर के क्वेश्चन में, तो फिर क्या मतलब है यार लिखने का? बेटा जल्दबाजी मत करो, बार बार समझा समझा के थक गया। ये आधा आधा एक एक नंबर जब लास्ट तक पहुंचते हैं ना 8-10 क्वेश्चन में, आपको कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो फिर वो अच्छा खासा स्कोर हो जाता है, जो कई बार फिर वो पास फेल का अंतर डिसाइड कर देता है। आप हर जगह 1 नंबर 1.5 नंबर कटवाने का स्कोप छोड़ दोगे किन में? जिसमें आता है, जो नहीं आता उसको तो भूल ही जाओ। चलो मैं आगे, यहाँ तक की बात मैं समझा चुका था, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देना है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो आगे, आज हमें क्या डिस्कस करना है? अब भाई साहब राइट पर जो वर्किंग नोट जैसे बना रहा हूँ ना, लिख रहा हूँ, वैसे ही आप लोगों ने लिखना है जब भी मैं सवाल करने को दूंगा आपको। अब मैं राइट इशू की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है यहाँ तक सबका क्लियर है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया होगा। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों सारे बच्चे वाई एंटर करो अगर यहाँ तक सबका सही है, तो फिर मैं अब केवल अब नेक्स्ट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जल्दी से, यहाँ तक किसी को कुछ नहीं पूछना, फॉर्मेलिटी थी, कल हम लोग बात कर चुके और होमवर्क भी दिया था, कर लिया। फिर भी किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। अब मैं आगे की बात कर रहा हूँ। अब किसी को लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना, सामने देखते रहो, जब तक मैं ना बोलूँ कोई लिखेगा नहीं। थर्ड पॉइंट में बताओ क्या है? ये बोल रहा है थर्ड पॉइंट में, ऑन 31 अक्टूबर, अब बात आगे बढ़ गई। ऑन 31 अक्टूबर 2011 द डायरेक्टर्स ऑफ द पी लिमिटेड अनाउंस राइट इशू। बेटा राइट इशू कौन देता है? कंपनी। ध्यान रखना, बोनस इशू और राइट इशू कंपनी लेकर आती है, मार्केट में नहीं होते। किसको देती है कंपनी? मैंने कल दोनों का अंतर बताया था। बोनस इशू एग्जिस्टिंग शेयर के लिए आता है लेकिन फ्री में आता है। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर के लिए आता है लेकिन सस्ता आता है, कंसेशनल रेट पर आता है। यानी मार्केट में अगर शेयर का प्राइस 100 रुपये चल रहा है तो कंपनी 80 रुपये में ऑफर कर देगी। आ गया समझ में? तो कंसेशनल रेट पर आता है थोड़ा सा वो। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी अधिकार देती है कि साहब तुम्हारे हक को हम तुम्हें दे रहे हैं, अगर तुम्हें चाहिए। कंपनी ने मान लो राइट इशू लेकर आई, आपके पास बताओ कितने शेयर हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। मान लो आपके पास किसी कंपनी के एक्स लिमिटेड के बताओ कितने शेयर हैं? 1000 शेयर, ठीक है ना? अगर 1000 शेयर हैं आपके पास और कंपनी ने राइट दिया, बताओ 1:2, यानी 2 के बदले 1, तो बताओ राइट शेयर कितने देगी कंपनी? बोलो 500। समझ में आ गया? बेटा 5000 नहीं, 500 शेयर। चलो मैं आगे, देगी या ऑफर करेगी? बेटा देगी नहीं, ऑफर करेगी, कंसेशनल रेट पर ऑफर करेगी, वो थोप थोड़ी सकती है। भाई कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और बताओ कंपनी में और 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो कंपनी थोपेगी थोड़ी, भाई खरीदना पड़ेगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कंपनी क्या कर रही है? आपको ऑफर कर रही है। कंपनी बोलती है भाई साहब ये आपका हक है, राइट बनता है, हम कुछ नए शेयर इशू करना चाह रहे हैं और हम आपको 2:1 में एक राइट देते हैं कि अगर आपको खरीदना है तो खरीद लो, हम मार्केट से सस्ता दे रहे हैं, जो भी प्राइस होगा वो क्वेश्चन मेंशन कर देगा। चलो एज ए इन्वेस्टर बताओ आपके पास क्या राइट है? नंबर 1 बताओ क्या कर दो? मना कर दो। कंपनी को बोल दो भाई हम किसी आपके और शेयर खरीदने में कोई इंटरेस्टेड नहीं रखते या इंटरेस्टेड नहीं है, तो ठीक है, आप एज ए इन्वेस्टर नंबर 1 मना कर सकते हो। मना कर दिया तो बेटा बिटवीन यू एंड कंपनी कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, तो बेटा फिर उसकी कोई एंट्री बनेगी नहीं। इग्नोर करो, स्किप करो और आगे निकल जाओ, बस अगले ट्रांजैक्शन की तरफ चलो। तो एग्जाम में मानकर चलो कभी मना करने के बारे में तो वो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो फिर वो सिंपली स्किप हो जाता है ट्रांजैक्शन। एक दूसरा अधिकार क्या है? मैंने खरीद लिया, मुझे मार्केट से सस्ता मिल रहा था, मान लो मुझे 80 रुपये का मिल रहा था, जबकि मार्केट में, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, 80 रुपये का मिल रहा था, तो बताओ मैंने कंपनी को कितने रुपए दे दिए?
बोलो, कंपनी ने मुझे ये 500 शेयर बताओ क्या किए, ऑफर किए, ध्यान रखना ऑफर किए, उसके अगेंस्ट मेरे पास क्या पावर है, एक डिनाई कर सकता हूं, दूसरा खरीद सकता हूं। कंपनी ने ऑफर किया, मैंने खरीद लिया, क्योंकि कंपनी का ऑफर मुझे पसंद आया। आप मार्केट में देखते हो ना, ऑफर आते ही रहते हैं आए दिन, आपको पसंद आता है तो आप परचेजिंग भी कर लेते हो। तो ऐसे ही कंपनी ने कंसेशनल रेट पर मुझे ऑफर किया और मुझे वो ऑफर पसंद आया, तो बताओ मैंने खरीद लिया। तो कंपनी को मैंने कितने रुपए दिए, 40,000 रुपये दिए कंपनी को। तो बताओ मैं मेरी बुक्स में एंट्री क्या डालूंगा, बोलो। अरे बस इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, खरीदा है यार, चाहे मैंने कंपनी से खरीदा या बाजार से खरीदा, क्या फर्क पड़ रहा है, बोलो आ गया समझ में। मैंने तो खरीदा है ना, तो मैं एक खरीदने की एंट्री डाल दूंगा, शेयर सब्सक्राइब करने की एंट्री डाल दूंगा, बात खत्म। चले आगे। तो दो चॉइस मेरे पास है, अगर कंपनी राइट शेयर लेकर आती है तो एक मना कर सकता हूं जो एग्जाम में कभी नहीं आएगा, दूसरा मैं खरीद सकता हूं। बेटा एक तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है, मान लो मैं इस कंपनी के शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, तो कंपनी मुझे एक राइट और देती है कि भाई ऐसा करो, अगर आप नहीं खरीदना चाह रहे तो आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव कोई तो ऐसा होगा जो हमारे शेयर खरीदना चाहता होगा। अगर ऐसा है, भाई मना करना तो आपका लास्ट में ऑप्शन है, पहले तो यहाँ खुद खरीद लो या फिर किसी और को दिलवा दो अगर वो इंटरेस्टेड है तो। मान लो शेयर 80 रुपये में है, मार्केट में भी कितने का चल रहा है, 100 रुपये का, ये तो इंटरनली कंपनी ने आपको सस्ता ऑफर कर दिया। अब कंपनी ने आपको सस्ता ऑफर किया, खरीदा नहीं है अभी आपने, खरीद लिया तो बात खत्म। नहीं खरीदा, आप कंपनी को मना कर रहे हो, तो कंपनी बोल रही कोई फ्रेंड रिलेटिव है तो उसको दिलवा दो। तो हमारा एक दोस्त था मिस्टर राम, जो बताओ क्या इस कंपनी के, वो इस कंपनी के शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड था, लेकिन वो मार्केट में महंगा था तो वो खरीद नहीं रहा था। तो बताओ हमने क्या कहा, यार तुझे हम शेयर दिलवा देते हैं, हमारे पास कंपनी का एक राइट ऑफर आया है। वो बोल रहा है यहाँ तो सब्सक्राइब कर लो, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो अपने फ्रेंड को दिलवा दो। तो मैंने कहा चल राम, तुझे मैं इस कंपनी के शेयर 500 शेयर दिलवा देता हूँ, अगर वो इंटरेस्टेड है तो, नहीं है तो बात ही खत्म। बेटा बताओ राम से मैं कितने रुपए चार्ज करूंगा, मैं क्या चार्ज करूंगा, अरे मैं तो मेरा राइट, बोलो, अरे ट्रांसफर कर रहा हूं या नहीं कर रहा, मैंने मेरा अधिकार ट्रांसफर कर दिया। वो जो मैंने पेपर जो मुझे आया था बताओ, उसे सिग्नेचर करके किसको दे दिया, राम को दे दिया। उसके ब्याह पर राम कंपनी से 500 शेयर अलॉट करवा सकता है। बेटा वो 500 शेयर अलॉट करवाएगा राम, तो बताओ 40,000 किसको देगा, अरे कंपनी को देगा, 40,000 वो कंपनी को देगा। तो बताओ राम के लिए कॉस्ट कितनी हो गई, 40,000, मुझे क्या मिला, कुछ नहीं मिला, बात खत्म। मैं बताओ कितने रुपए तक चार्ज कर सकता हूं, बोलो। बेटा मैं 20 रुपए तक राम से चार्ज कर सकता हूं या नहीं कर सकता। भाई मार्केट में शेयर की डिमांड है, मार्केट में 100 रुपए का भी शेयर वो इजीली अवेलेबल नहीं है, समझ में आ रहा है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो बताओ मैंने क्या कहा, मैं तुझे दिलवा सकता हूं सस्ता। अब हो सकता है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त ना हो, उसको शेयर की ज़रूरत हो, पैसा बहुत ज़्यादा है, वो बोल रहा है मुझे इस कंपनी के शेयर चाहिए चाहे कितने भी भाव में मिल जाए, मैंने 100 में दिलवा दिए। तो बताओ उसे 40,000 तो किसे देने होंगे, यानी 80 रुपये पर शेयर तो वो, और 20 रुपये पर शेयर मुझे देगा। बोलो बात समझ में आ गया, यानी मेरे पास कितने आ गए, 10,000। बोलो आया समझ में, यानी मैंने मेरे अधिकार को किसी को ट्रांसफर किया, उसकी वजह से बताओ मेरी पॉकेट में कितने आ गए। तो बताओ क्या मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया क्या, बेटा किसी ने मुझे ऑफर किया, उस ऑफर को मैंने डाइवर्ट कर दिया और उससे 10,000 कमा लिए। तो ये प्योर क्या है, बोलो, प्योर बेनिफिट है, फायदा है, मैंने कुछ खरीदा ही नहीं। अरे क्या कॉस्ट आई क्या मेरी, मैंने कुछ खरीदा ही नहीं, मैंने तो सीधा ऑफर आया, किसी ने ऑफर किया, मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैंने ट्रांसफर कर दिया, और उस ट्रांसफर के बताओ मैंने कितने ले लिए, 10,000 ले लिए। तो बताओ फिर ये 10,000 रुपये कहाँ जाने चाहिए, बेटा सीधा का सीधा P&L अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्यों आएगा। अरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में तो फायदा या नुकसान तब आएगा जब पहले खरीदा हो, उसकी कुछ कॉस्ट आई हो, फिर कॉस्ट आने के बाद आपने उसे बेचा हो,
तब आप कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन करोगे। यहां तो बेटा कंपैरिजन का सवाल ही नहीं उठता, आपको तो आपने कुछ खरीदा ही नहीं, आपको तो एक अधिकार मिला, आपने ट्रांसफर कर दिया। तो अगर ऐसे ट्रांसफर से कुछ बेनिफिट होता है तो बताओ क्या करोगे आप? सीधा अपने P&L में। बेटा वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रिपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में बताओ सेल ऑन प्रॉफिट कब रिकॉर्ड होगा? जब इनफ्लो रिकॉर्ड होगा। अरे जब शेयर खरीदा हो तो बेचने की बात करोगे, जब बेचने की बात करोगे तो प्रॉफिट और लॉस की बात करोगे। तो राइट इश्यू के केस में अगर मैं मेरे अधिकार को किसी को ट्रांसफर करता हूं तो ना तो मैं खरीदने की बात कर रहा, ना मैं बेचने की बात कर रहा, तो बेटा प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैंने राइट ट्रांसफर किया, उसकी वजह से मेरी पॉकेट में कुछ आया है, तो बेटा वो कहां जाएगा? सीधा, अगर आया है तो सीधा का सीधा P&L में जाएगा। बोलो आ गया? बेटा राम हो सकता है ये बोले भाई साहब यार 100 रुपए का तुझसे ले रहा हूं तो मुझे फिर फायदा क्या हो रहा है तुझसे? बोलो समझ में आ गया? तो फिर तुझसे फायदा क्या? मार्केट में मिल रहा है 100 रुपए का। तो बेटा मुझे बताओ मैं कितने रुपए तक चार्ज कर सकता हूं राम से पर शेयर? 20? क्या 20 करूंगा या नहीं करूंगा ये बेटा मुझ पर डिपेंड करता है। मेरा रिलेशन कैसा है राम से? बहुत क्लोज है तो हो सकता है मैं उससे कुछ चार्ज ही ना करूं, मैं तो बोल दूं भाई केवल कंपनी को कितने रुपए दे दे, 40,000 रुपए दे दे, 80 रुपए पर शेयर तेरे नाम शेयर ट्रांसफर कर देता हूं, बात खत्म। मुझे भी तो मिल रहा है और मैं कंपनी का शेयर लेने में इंटरेस्टेड हूं नहीं, तो मैं तेरे नाम एक सिग्नेचर ही तो करना है मुझे, बस करना क्या है। बोलो आ गया? हो सकता है राम मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो तो मैं राम से क्या बोल दूं, यार ऐसा अगर 20 रुपए बनते हैं मेरे लेकिन मैं 20 रुपए नहीं ले रहा, अगर तू ये शेयर लेना चाहता है तो बता हर शेयर एटलीस्ट मुझे कितने रुपए दे देना? 2 रुपए दे देना। समझ में आ रहा है? या फिर 3 रुपए दे देना, थोड़ा बहुत मेरा भी फायदा हो जाएगा और तेरा फायदा हो ही रहा है, तुझे कंसेशन रेट पर मिल रहा है। राम बोल रहा है ठीक है, तो बताओ राम 80 रुपए पर शेयर किसको दे रहा है? कंपनी को। और 3 रुपए पर शेयर, तो राम के लिए एक शेयर की कॉस्ट तो वो तो 83 रिकॉर्ड कर लेगा। समझ में आएगा? एक तरीके से मैं कौन हो गया? ब्रोकर ही तो हो गया। तो वो 3 रुपए 83 रुपये रिकॉर्ड कर लेगा। बताओ 80 रुपये के हिसाब से कंपनी को मिल जाएंगे और 3 रुपए के हिसाब से मुझे मिल जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये 3 रुपए मल्टीप्लाई बाय 500 शेयर, बताओ मेरे लिए 1500 रुपये क्या है? अरे फायदा हो गया। सीधा कहाँ चला जाएगा? मेरे P&L में चला जाएगा। क्या कुछ कहानी समझ में आई? बेटा मैंने राइट के बारे में आपको कितनी सिचुएशन बताई? 3 सिचुएशन। नंबर 1 मना कर दोगे, दूसरा परचेज कर लोगे, तीसरा रिनाउंस, उसे बोलते हैं टेक्निकली इट इज नोन एज रिनाउंसमेंट ऑफ शेयर। ठीक है ना? ट्रांसफर करने को तो हम रिनाउंसमेंट बोलते हैं टेक्निकली, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है टेक्निकल टर्म से। तो बताओ अगर मना कर दिया तो कोई लेना देना है नहीं, कभी नहीं आएगा एग्जाम में। अगर मैंने खरीद लिया तो 100% खरीद लिया तो अरे परचेज की एंट्री डाल देना, काम खत्म। 100% ट्रांसफर कर दिया तो या तो मैंने कुछ लिया नहीं होगा, और कुछ लिया होगा तो आप बता देना इतना पैसा मिला और सीधा का सीधा P&L में जाएगा। चलो आगे। अब क्वेश्चन में पता है वो राइट के बारे में क्या बोलेगा? राइट आपको कितने ऑफर किए कंपनी ने? फॉर एग्जाम्पल 500 ऑफर किए। ये बताओ किसके दम पर आएंगे? बोलो। एग्जिस्टिंग होल्डिंग के दम पर आएंगे किसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेरे एग्जाम्पल में कितने शेयर थे? 1000 शेयर। कंपनी ने 1:2 में आपको ऑफर किया, तो बताओ कंपनी ने कितने शेयर ऑफर किए? बेटा 500 शेयर ऑफर किए। बोलो आ गया समझ में? अब क्वेश्चन क्या बोलेगा कि 60% तो आपने ऑफर किया एट द रेट ऑफ ₹15 पर शेयर। मान लो 15 रुपए में शेयर किया, मार्केट प्राइस वॉट एवर जो भी रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा? 60% खरीद लिया। क्वेश्चन कभी भी ये नहीं बोलेगा 100% ये कर दिया वो कर दिया। क्वेश्चन बोलेगा 60% खरीद लिया और 40% किसी को बेच दिया एट द रेट ऑफ ₹1 पर शेयर। तो बताओ 60% कितना हो गया? 300 शेयर। 300 शेयर 15 रुपए के हिसाब से बताओ कितने हो गए? 45,000 के। तो 4500 के तो बताओ आपने क्या कर लिए? शेयर खरीद लिए। और बाकी आपने 200 शेयर एट द रेट ऑफ ₹1 किसी को बेच दिए। तो बताओ ये कहां चला जाएगा? आ रहा है समझ में? ये कहां चला जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, जस्ट लाइक परचेज। कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? तो बेसिकली मुझे कितनी कैलकुलेशन करनी होगी? दोबारा
बेसिकली मुझे इन केस ऑफ राइट कितनी कैलकुलेशंस करनी होंगी? 3 कैलकुलेशन। नाले को सामने रखिए। सबसे पहले कितने ऑफर किए, सपना थोड़ी आ रहा है। अभी तो बताया एग्जिस्टिंग होल्डिंग के दम पर आपको ऑफर किया जाएगा, तो पहले तो मुझे कितना ऑफर आया मुझे बताना पड़ेगा। फिर दूसरा, मैंने कितना सब्सक्राइब किया, क्योंकि मैंने कहा ना वो तो कॉम्बिनेशन बना कर देगा, 100% कभी नहीं बोलेगा किसी भी चीज के लिए। कितना मैंने सब्सक्राइब किया। तीसरा, कितना मैंने बेचा, उससे जो पैसा आया वो P&L में गया। आ रही है बात? मैंने मोटी मोटी चीजें ब्रेक करके डाल दी, यानी राइट इशू आएगा। तो बताओ वर्किंग नोट के नाम पर आप लोग करोगे क्या? 3 कैलकुलेशन करोगे, एक ऑफर, एक परचेज। चलें आगे। बेटा क्या ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, समझ में आई सारी कहानी? बेटा कहानी सुना सुना के दिमाग में डाल दिया, अब बताओ इसे लिख के दिमाग में डालेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, कब तक दिमाग में सेट नहीं होगी? और उसके बाद भी अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाते तो फिर इतना समझाने का कोई सेंस बन ही नहीं रहा। चलो इस केस में तो सबसे पहले बताओ मैं क्या करूंगा? बोलो। वर्किंग नोट। जब भी बोनस आए वर्किंग नोट पे चले जाओ, सीधा स्टेटमेंट को डील मत करो। स्टेटमेंट को डील करने की आदत डाल ली ना, काफी बच्चे पता है क्या होशियारी दिखाते हैं, कैलकुलेटर लेके पहले क्या कर लेते हैं, अकाउंट्स निपटा देते हैं, और फिर बाद में वर्किंग नोट। बिलीव मी, जब डबल टाइम लगता है इन चीजों से। जब आप सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो नहीं करते तो इसमें समय ज्यादा लग जाता है और क्वेश्चन को रिविजिट करना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है। तो बेटर क्या है, एक आइटम को एक बार में निपटाओ, उसे दोबारा उसके पार आने की जरूरत तो नहीं है। हाँ अब चलो हम आते हैं राइट। जैसे ही राइट आएगा बताओ कहां भाग के जाओगे आप? वर्किंग नोट की तरफ। लिखना नहीं है, कोई लिखता हुआ पाया गया, इतनी मेहनत की है, धज्जियां उड़ा दूंगा। किसकी? नेक्स्ट। क्योंकि यहां मुझे पता चल गया, और मैं पहले ही बोल चुका, इस एक क्लास में मुझे रोकना पड़ता है। तो बेटा मैं बहुत प्यार से तो बहुत रोक चुका मैं, अब मैं किसी दूसरी स्टाइल में रोकूंगा। इसीलिए मैं पहले ही मैं वो आपको विकराल रूप दिखाना नहीं चाहता, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही, ये देखो पंखा चला दे, पंखा बंद कर दे बस। मैं एक इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं और तेरी ऐसी की तैसी तू पंखा चला दे, हाथ धो रही है भाई। चलो भैया डिसाइड कर लो, पहले पंखा चलवाना है या बंद करना है? बंद करवाना है, चलवाना है? ये तू आगे बैठ गया तो इसका मतलब थोड़ी नेतागिरी करेगा। नहीं चलवाओ चलवाओ, ये कोई गेम चल रहा है? ओली ओली गुस्सा हो गया है? कट्टा। अरे वाह ये क्या किया, ये तो नया है कुछ। अब्बा, अब्बा तो ऐसे होते हैं ऐसे तो बेटा थूकते हो। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सर चलवाना है बेटा, चलवा दिया। नहीं सौरभ बंद करवा दिया इन्होंने। अब सौरभ को बताओ, घर बैठे गर्मी लग रही है बेटा सौरभ चलवा रहे हैं हमने, एसी पंखे अभी चलवाते हैं, तुझे गर्मी नहीं लगनी चाहिए। चलो बेटा जब भी राइट आएगा, अब तुम कैसे जोश में आ गए बेटा? तुम्हारी ट्रेन तो अलग ही चलती रहती है, तो इस पटरी पे मत आओ, इसे इस पटरी पे खतरा ज्यादा, तुम्हारी ट्रेन मस्ती में चलती रहनी चाहिए। ठीक है देखो, इस क्लास में 3 ट्रेनें चलती हैं, एक ट्रेन में तो कोई हलचल ही नहीं, शायद पैसेंजर ही नहीं है। ये तो ट्रेन मेरे को लगता है खाली चलती है। इस ट्रेन में तो कभी कोई मैंने हरकत ही नहीं देखी। ये ट्रेन भारत की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करती है, इसमें उथल पुथल मची रहती है। ठीक है, ये ट्रेन वो नहीं तो सफोकेटेड, ओ सफिस्टिकेटेड लोग जो थूकेंगे थू, लेकिन कोई देख नहीं रहा हो, फिर सीधे बैठ जाएंगे।
वो कहने के लिए ही होते हैं इंटेलेक्चुअल, वो थर्ड क्लास लोग होते हैं बेसिकली। तो ये ट्रेन उन लोगों की है जो दिखने में बिल्कुल, लेकिन जब ये बिल्कुल शुरू में मैं सोचा था बहुत अच्छे बच्चे बैठे हैं, लेकिन जब ये बोलते हैं ना तो पता चलता है ये हैं क्या। क्या सबसे अरे बेटा मजाक कर रहे हैं क्या? नहीं वैसे सीरियस बोल रहा था मैं। यही क्लास थी तुम्हारी? अच्छा अच्छा, मतलब इन्होंने ट्रेन चेंज नहीं करी अभी तक। चलो बेटा, फिर हम मैंने भी फिक्स कर लिया अपनी डेस्टिनेशन। बेटा अंशुल, तेरे को वहीं से सब पता चल रहा है क्या? बेटा इस पर भी कुछ जोरदार दिमाग में आया, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं बोला जा सकता। मुद्दे पर आते हैं वरना फिर क्लास निकल जाएगी। राइट इशू आज ही निपटाना है, हालांकि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन निपटाना आज ही है। वर्किंग नोट, बेटा राइट आते ही बताओ मैं सीधा कहाँ चला जाऊंगा? वर्किंग नोट बनाने, ठीक है ना? फिर तुम बोलते हो कि हमें ये बोलते हो वो बोलते हो। चलो अब मैं सुन ही नहीं रहा, क्योंकि मैं बोलने लग गया तो फिर निकल जाएगा। अभी थोड़ा बहुत ही समय बचा है। अच्छा तुम लोग शायद है ना मुझे उकसा के चुप हो जाते हो। तुम्हें एक चीज पता चल गई, आदमी बह बह जाता है तो फिर ये फिक्स। अच्छा इनको तो पता है खुंदक क्या है, इस वाली रो को ये फिक्स 1 बजे घुस जाता है। ये तो इसीलिए मेरे से खुंदक खा के बैठे हैं। और जब मैं ऐसे बह जाता हूँ ना तो इनको मजा आता है, और आ 1 बजे तेरे को हम बताए तेरे को। ये तो मेरे से 1 बजे देखते ही आ गया। ये तो इतनी खुंदक में रहते हैं। तो अब जब ऐसे बजाता हूँ ना, हाँ हाँ ले और आ 1 बजे, जब कोर्स करा तेरे को हम बताते कैसे तू, अब तेरी कमी पकड़ में आ गई, तू बह जाता है, तेरे को नहीं भागे इस खिड़की से निकाल दिया। हाँ देख इसका मजा आया। अरे मैं पूरी क्लास में तेरे को नोटिस करता हूँ, तू जो हरकतें करता है, तू नालायक, तू अगर हत्ते छड़ा तो सोच लेना। ओ ओ क्या है बेटा, रिलैक्स रहा कर। जब मैं कुट्टा हुआ तो यूं कर रहा था। चलो एक्सप्रेशन, बेटा हमें यहाँ सीए करना है, कोई एक्टिंग का कोर्स थोड़ी करना है जो तू अलग अलग भाव भंगी के तू भाव भंगिमाएं बनाता है तो तेरे को कोई फिल्म में रोल मिल जाएगा। बेटा हम सीए करने आए, ठीक है? वर्किंग नोट, राइट इशू। चलो राइट इशू पर आते हैं। जब भी हम राइट इशू देखेंगे कहाँ जाएंगे? वर्किंग, अब की बार वर्किंग नोट पे आएंगे, वर्किंग नोट पर जाएंगे। बेटा राइट इशू क्या लिखोगे आप? लिखना किसी को भी नहीं है, पहले मना कर दिया। राइट इशू तो मैंने बताओ कितनी चीजें आपको, चीजें को मैंने एक वर्किंग नोट को टुकड़ों में आपके दिमाग में डाल दिया। बताओ सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? बोलो। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड आ गया। बताओ राइट शेयर, अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखते रहना, राइट शेयर किसकी वजह से मिलता है? एग्जिस्टिंग शेयर की वजह से। बताओ मेरे पास, मैं इस कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कितने का हूं? मेरे पास 70,000 शेयर है। बेटा मेरे पास 50,000 का तो ओपनिंग बैलेंस था, और 10,000 का खरीदा था, और 10,000 बोनस आया था, तो 70,000 मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं। क्लियर है? कंपनी ने बताओ किस रेशो में ऑफर किया? कंपनी ने ऑफर किया मुझे राइट शेयर्स, अनाउंस राइट शेयर एंटाइटल होल्डर सब्सक्राइब फॉर 3 शेयर फॉर एवरी 7 शेयर, यानी रेशो तो मल्टीप्लाई बाय 3 अगेंस्ट 7, तो बोलो तो बेटा 21,000 है। बेटा 30,000 ही तो हो रहे हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है? कंपनी ने बताओ मुझे कितने ऑफर किए? बेटा 30,000 शेयर ऑफर किए। बोलो आ गया। अब मेरे पास कितनी चॉइस है? 3 चॉइस है। मना के लिए तो मैंने आपको मना कर दिया, रिजेक्ट तो आप कभी करोगे नहीं, क्वेश्चन नहीं करवाएगा। प्रैक्टिकली कर सकते हो, क्वेश्चन नहीं करवाएगा क्योंकि फिर उसमें कुछ नहीं करना होता। तो बताओ क्वेश्चन ने आपको क्या कहा? मैंने कहा 2 कॉम्बिनेशन बना के देगा, 100% का भी नहीं देगा,
कुछ तो आप खरीदोगे और कुछ आप किसी फ्रेंड को ट्रांसफर करोगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रजत सोल्ड 1/3 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट टू उमंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ ₹2 पर शेयर एंड सब्सक्राइब द रेस्ट। बचा हुआ उसने खरीद लिया। तो बताओ कितना खरीदा उसने? तो ये बताओ कितना हो गया? 20,000 शेयर्स, यानी कितना हो गया? बोलो। 2/3 हो गया ये। 20,000 शेयर परचेज्ड या सब्सक्राइब्ड बाय, या छोड़ो ना इतना लंबा, परचेज एट द रेट ऑफ ₹15 ईच। बोलो आ गया समझ में? तो ये उसने खरीद लिए। बोलो कितने रुपए दिए? 3 लाख रुपए दिए। एक काम ये हो गया। तो 100% का हिसाब नहीं हुआ, तो अभी कितने बचे? 10,000 शेयर। बताओ उसने क्या किए? वो ₹2 में किसी को ट्रांसफर कर दिए। बोलो आ गया समझ में? तो बेटा ट्रांसफर से कितने रुपए आए? 20,000 आ गया। तो 20,000, सॉरी 10,000 शेयर्स, और आप चाहो तो ब्रैकेट में इंडिकेट कर दो 1/3 शेयर्स। बोलो सोल्ड, या सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। आ गया समझ में? 2 ईच। तो जब मैंने ₹2 में बेचा तो बताओ मेरे पास कितने रुपए आए? 20। तो आप बेटा एक नोट लगाओगे, क्योंकि मैं, ध्यान रखना, इसको कहाँ लेकर जाने वाला हूं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लेकर जाने वाला हूं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक के नाम से, लेकिन इसको नहीं लेकर जाने वाला। तो मैं यहां पर एक नोट लगाऊंगा हमेशा, ₹20,000 सेल्स प्रोसीड्स फ्रॉम राइट शेयर, बोलो क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट एज पर पैरा नंबर 13 ऑफ, या पैरा 13 ऑफ, बोलो AS 13। पैरा क्या होते हैं बेटा? AS में जो गाइडेंस दे रखी है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ऐसे गाइडेंस दे रखी है। तो जो पॉइंट नंबर 13 है उसे हम क्या बोलेंगे? पैरा। पॉइंट्स को हम पैरा बोलते हैं। तो पैरा नंबर 13 में ये मेंशन है, अगर कोई आदमी इन्वेस्टमेंट बेचता है और उसे कुछ पैसा मिल जाता है तो वो उसका फायदा है, जिसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने P&L में क्रेडिट कर ले, इनकम मानते हुए, बेनिफिट मानते हुए। क्या बात समझ में आ गई? तो बेटा ये बताओ, जब भी राइट आएगा तो ये कुछ कैलकुलेशन, ये वर्किंग नोट है एक, जो मैंने आपको ब्रेक करके समझा दिया पूरा का पूरा। सबसे पहले स्टेप बना लो इसकी भी दिमाग में, ऑफर्ड, दूसरा सब्सक्राइब, तीसरा कितना बेचा, और जो बेचा उसके लिए एक नोट लगा देंगे, और नोट में बोल देंगे कि इतने रुपए आए, ये डायरेक्टली P&L में चले जाएंगे एज पर पैरा। अगर ये लिखना है तो लिख देना, वरना छोड़ना है तो छोड़ देना। लेकिन मुझे लगता है दोनों 13-13 है तो याद रह जाएंगे। पैरा नंबर 13 ऑफ AS 13। क्या क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इसको बताओ मैं कहाँ लिखूंगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो पहले वर्किंग नोट नोट कर लो आप, फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चलते हैं। तो वर्किंग नोट बेटा पूरा का पूरा सिस्टम से ब्रेक कर दिया हमने। और कहानी पूरी क्वेश्चन सुनाएगा इसकी, कहानी इसकी पूरा क्वेश्चन सुनाएगा कि क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया।
कर लिया नोट सबने? बेटा इतना समय इसलिए लगवाया था कि याद हो जाए ये चीजें, एक बार में ही आपके दिमाग में सेटल डाउन हो जाए। आगे के क्वेश्चनों में ये बिना देखे लिखना है आप सबको। और कोई भी जब मैं क्वेश्चन करने को दूं तो वर्किंग नोट स्किप नहीं करेगा। आपको समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंस है, कितने मार्क्स हैं इनमें। चलो अब बेटा हम लोग कहाँ चलते हैं? बेटा हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चलते हैं, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाकर कहाँ लिख दो आप? सबने नोट कर लिया ना ये? चलो अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चलते हैं हम लोग, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाके क्या मेंशन करना है हमें? 5 नवंबर, क्वेश्चन में मेंशन है ये डेट। 11 को टू बैंक। बताओ कितने परचेज किए? 20,000 हमने खरीदे थे एट द रेट ऑफ ₹15, तो ये हो गए 3 लाख डैश। बस खत्म हो गया। ये राइट डील करना बता दिया मैंने आज की क्लास में आपको, राइट डील करना आ गया। सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से? तो एक वर्किंग नोट दिमाग में फिट करो ना चीज़ों को, क्योंकि ये क्वेश्चन जब पूरे एक साथ आएंगे तो फिर कितना दिमाग में रखोगे। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फिट करते जाओ। जब भी राइट आएगा एक वर्किंग नोट बनाएंगे, उसमें 3 पॉइंट्स होंगे, फिर अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेशन करके आगे यहाँ पर एक परचेज को मेंशन कर देंगे। काम खत्म बस। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों सबका क्लियर है ना? वाई एंटर करो फटाफट जल्दी से, जल्दी। बेटा राइट इशू इसके साथ, राइट इशू क्लियर। अगला बोलो काम खत्म। बोलो क्या बोल रहा है, आपको क्या बनाना है? जल्दी से बोलो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन गया। फास्ट इधर आ जाओ। तो यहाँ पर 31 मार्च 2012 बाय बैलेंस सीडी। क्या मार्केट प्राइस दे रखा है क्या? बोलो नहीं दे रखा। बोलो बात समझ में आ गई? दूसरा डिविडेंड है ही नहीं, तो डिविडेंड का दिमाग से हटाओ। क्या कोई वर्किंग नोट बनाऊं क्या? बोलो कोई ज़रूरत है नहीं एज सच, क्योंकि मार्केट प्राइस है नहीं। दूसरा कुछ क्या बेचा क्या आपने? बेटा जो खरीदा वो एज इट इज पड़ा है। समझ में आ गया? हाँ अगर कुछ बेचा होता तो फिर मुझे वर्किंग नोट बनाना एक कंपल्शन हो जाता है। वर्किंग नोट बनाना फिर आपको ये बताना होता है कि इतना बच गया, आपको ये भी मेंशन करना होता है। अभी तो भाई साहब आपने वन वे ट्रैफिक कर रखा है, बस एक ही तरफ का काम किया है, जो भी है इनफ्लो इनफ्लो है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जब केवल केवल इनफ्लो की बात हो, आने की बात हो, तो आपको वर्किंग नोट क्लोजिंग बैलेंस का तब तक देने की जरूरत नहीं है जब तक हाँ मार्केट वैल्यू की बनना हो। समझ में आ गया? अगर आ ही आ रहे हैं तो अगर ईयर एंड में मार्केट वैल्यू है तो आप फिर कॉस्ट का और मार्केट प्राइस का कंपैरिजन करके दिखा दो। अदरवाइज क्योंकि आपके पास गया कुछ नहीं है, तो जो भी है वो एज इट इज अवेलेबल है। तो बुक्स मोस्टली वर्किंग नोट नहीं बनाती। बताओ इसे किस में निकाल देती है? बैलेंसिंग फिगर में पूरा ही निकाल देती है। बताओ कितना हो गया? 90,000 और 12,10,000। सर हम बना दे तो क्या दिक्कत है? बेटा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जब बुक खुद मैक्सिमम टाइम अवॉइड कर रही है तो हम बनाएंगे तो हमारा समय खराब नहीं हुआ क्या? तो हाँ अगर बुक हमेशा बनाती तो मैं भी आपसे बनवा देता। कौन सी सिचुएशन में? जब सेल्स ना हो और मार्केट प्राइस गिवन ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। बस 2 कंडीशन है। चले आगे। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों मुझे लगता है ये कहानी खत्म, सबका क्लियर। अब क्या खत्म हो गया इसी के साथ? बोलो राइट इशू कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही गया। चले आगे। राइट इशू डिविडेंड की बात थी नहीं। अब मैं आगे की तरफ चल रहा हूं। आप सारे बच्चे आगे आ जाओ मेरे साथ। बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 सारे बच्चे रीड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6। हाँ बेटा नोट कर लीजिए फटाफट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इसका टोटल था 90,000 और 12,10,000 डैश। ये है ही नहीं तो इसको तो हम जबरदस्ती लेके चल रहे हैं। 90,000 12,10,000 90,000 12,10,000। सर डिविडेंड अगर नहीं दे रखा हो तो डिविडेंड का कॉलम स्किप कर दें क्या? बोलो हाँ कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड का कॉलम स्किप कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि डिविडेंड का कोई जिक्र हो ही नहीं रहा तो फालतू में एक कॉलम एक्स्ट्रा बन रहा है। बाकी आपकी चॉइस है। मैं हमेशा बनाता हुआ चलता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी 2 तरह से नहीं सोचना चाहता किसी भी क्वेश्चन में।
बेटा ये आपको आसान लग रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया जा रहा है और इसको आसान ही बनाए रखना है अपनी रिटन प्रैक्टिस के थ्रू बस। चलो आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6, इससे जस्ट नेक्स्ट वाला रीड करते हैं इसे। ऑन 1st April 2011 Sundar had 25,000 equity share of X Limited at a book value rupees 15 per share, nominal value 10. On 20th June 2011, he purchased another 5,000 shares at the rate of rupees 16 per share. The directors of the X Limited announced bonus and right issue. No dividend was payable on these issues. तो चलो अब फाइनली बताओ किसकी बात आ गई, डिविडेंड की बात आ गई। ये बोल रहा है डायरेक्टर्स ने बोनस एंड राइट अनाउंस किया और एक बात और बताओ अनाउंस कर दी, क्या इन पर कोई डिविडेंड नहीं। बेटा क्वेश्चन मना करते तो मैंने आपको कहा था फिर दिमाग नहीं लगाना, इन पर डिविडेंड नहीं आएगा। द टर्म ऑफ द इशू एज फॉलोस, बोनस 1:6 में आएगा और उसका डेट अगस्त 11 दे रखा है। राइट 3:7 में आएगा, उसका डेट दे रखा है एट द रेट ऑफ ₹15। ड्यू डेट कब है उसकी पेमेंट की, नवंबर 11। तो यानी अगस्त में तो राइट आएगा, लेकिन आपको बताओ क्या दिया जाएगा, सोचने समझने के लिए 1 महीना दिया जा रहा है। आप रिजेक्ट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, उसके लिए समय तो दे रहे हैं। शेयर होल्डर वर एंटाइटल टू ट्रांसफर देयर राइट्स इन फुल और इन पार्ट। समझ में आ रही होगी बात क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड 1/3 यानी 33.33 यानी 1/3 हिज एंटाइटलमेंट टू शेखर फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹2 पर शेयर डिविडेंड। बेटा इसने केवल और केवल 1/3 की बात की है, तो बचे हुए का क्या हुआ, ध्यान रखना परचेज। सर ये अजम्पशन है क्या, नहीं बेटा मैंने क्या कहा, कभी भी क्वेश्चन में रिजेक्शन के लिए कोई भी जगह नहीं होगी क्योंकि उसमें फिर कुछ करना ही नहीं होता। तो अगर बोल रहा है इतना बेच दिया तो बचा हुआ हमेशा खरीदने की बात करेगा, कभी भी आपको स्किप करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये खरीदा है बचा हुआ। अच्छा कितने रुपए में खरीदा है, एट द रेट ऑफ ₹15 पर शेयर, ठीक है ना, वो ऑफर प्राइस जो है। डिविडेंड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 11 एट द रेट ऑफ 20% वर डिक्लेयर्ड बाय द एक्स लिमिटेड and received by the Sundar on 31st October 2011. Dividend for the share acquired by him on 20th June 2011 are to be adjusted against the cost of the purchase. ये पूरा पैरा किसका है, डिविडेंड का है, तो देख लेंगे इसको, डिविडेंड को ही तो डिस्कस करना है। On 15th November 2011 सुंदर सोल्ड 25,000 equity share at a premium 5, उसने बेचा भी है इसमें। You are required to prepare investment account and P&L account for your exercise. Assume that द बुक्स आर क्लोज यहाँ पर और वैल्यू एवरेज कॉस्ट, ये कुछ उसने और भी लिख दिया। तो बताओ मुझे क्या बनाना है इस क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड P&L अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हाफ पेज में क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा। और बेटा 4 एक लाइन किसके लिए, P&L के लिए, और उसके बाद वर्किंग नोट। मुझे लगता है हम लोग कहाँ तक काम कर सकते हैं, बोलो जल्दी से बेटा। हाँ राइट इशू तक हम लोग डील कर सकते हैं, बोलो आ गया समझ में। सारे बच्चे हाफ पेज में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ, हाफ पेज में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ सारे बच्चे। हाफ पेज में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ जैसा बनता है इन द बुक्स ऑफ सुंदर, इन द बुक्स ऑफ सुंदर हाफ पेज में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। बना लिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बेटा 3-4 लाइन का क्या बनाओगे, P&L, P&L। और ये बेसिकली P&L नहीं बन रहा, क्या बन रहा है,
बस 4 लाइन का P&L, बस छोटा सा, क्योंकि उसने बोला है। तो P&L की इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं, सारी इंफॉर्मेशन किसकी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट की। हाँ, इन्वेस्टमेंट बेचा करा होगा तो कुछ इनकम हो सकता है यहाँ पर आ जाए, तो इसमें कोई P&L नहीं बन रहा, कोई डेट वेट भी लगाने की जरूरत नहीं है, खाली आपको एक एक्सट्रैक्ट शो करना पड़ेगा। चलें आगे। नंबर 1, बेटा आप लोग है ना, मैंने मेजर फोकस किस पे बना के रखो, स्पीड पर। जब आपको काम करने को दिया था तो रिलैक्स होकर काम मत किया करो, थोड़ा सा पेन भी लेना स्टार्ट करो बेटा। जब कॉन्सेप्ट समझ में आता है नेक्स्ट स्टेप पेन लेना है, बस स्पीड पर काम करना है। सबसे पहले बोलो जल्दी से, बोलो ओपनिंग बैलेंस। मैं नहीं करवा रहा, मैं एक जगह पर जाके डील करूंगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम ओपनिंग बैलेंस, जल्दी से बोलो ओपनिंग बैलेंस। 1 अप्रैल 2011 टू बैलेंस बीडी कितना, 25,000 शेयर्स। नंबर्स के कॉलम में 25,000 शेयर, और दूसरा 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 3,75,000 रुपये। कॉस्ट के कॉलम में 3,75,000 और डिविडेंड के कॉलम में डैश। डिविडेंड की बात तभी की जाएगी जब मेंशन हो, जिस डेट को मेंशन हो डिविडेंड वहीं डिस्कस किया जाएगा, डिविडेंड की बात नहीं की जाएगी। बेटा आज के लिए इतना क्लियर है, इससे आगे की बात कल हम लोग करेंगे, तो घर पर नहीं करके लाना क्वेश्चन, क्लास में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। बस यहाँ तक हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लिया, कल आते ही क्वेश्चन रीड करके इसको आगे फर्दर स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना बच्चों, हरे कृष्णा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको इस क्वेश्चन के साथ। हरे कृष्णा सलोनी बेटा, हरे कृष्णा मुकेश, हरे कृष्णा।